यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को ये ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए जो हमने भारत की जलवायु पढ़ी थी उस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था जलवायु क्या है, मानसून क्या है और जलवायु और मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उसमें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में विस्तृत पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय जलवायु का एक शिखर वाला पाठ से भारतीय मानसून की उत्पत्ति कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले यह है कि भारतीय मानसून क्या है, क्योंकि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, तो मानसून के आधार पर उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। अब मानसून का निर्माण कैसे होता है, किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या देश के अंदर मानसून की उत्पत्ति में वहां की जो पवनें होती हैं उन पवनों का विशेष सहयोग होता है। इसी तरह पवनें हमेशा क्या होती हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहयोग करती हैं। जिस तरह पछुआ पवनें भी होती हैं, व्यापारिक पवनें भी होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतीय मानसून की उत्पत्ति की दो संकल्पना, एक तो तापीय संकल्पना है, एक नवीन संकल्पना है। दो संकल्पना है। तापीय संकल्पना क्या होती है, ये इसमें मुख्य आधार तापमान होता है, अर्थात तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, तापमान व वायुदाब में विपरीत संबंध होता है हमेशा। कैसा होता है, विपरीत संबंध। यदि तापमान उच्च होगा तो तापमान उच्च होगा तो वायुदाब निम्न होगा, वायुदाब निम्न होगा। और यदि वायुदाब उच्च होगा, वायुदाब निम्न होगा तो तापमान उच्च होगा। यदि तापमान उच्च होगा तो वायुदाब निम्न होगा, यदि वायुदाब निम्न होगा तो तापमान उच्च होता है। ये तापीय संकल्पना हमेशा तापमान के ऊपर निर्भर करती है। ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वृद्धि पर निर्भर करती है, क्योंकि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर होता है, तो उस समय भारत में पर गर्मी की ऋतु होती है, क्योंकि जब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य की स्थिति होगी तो जब सूर्य की किरणें सीधी करेगी तो तापमान उच्च होगा, तो ये स्तरीय भूभाग के ऊपर हमेशा तापमान उच्च रहता है गर्मी के मौसम में, और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान कम रहता है। इसी कारण स्तरीय इस भूभाग के ऊपर तापमान हमेशा उच्च रहेगा, तो तापमान उच्च रहने से वायुदाब, तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब मतलब तापमान हमेशा क्या होता है कि ये स्तरीय भूभाग है। इस स्तरीय भूभाग के ऊपर गर्मी के मौसम में क्या होता है, तापमान अधिक होने से वायुदाब हमेशा कम रहेगा, और समुद्री भूभाग के अंदर यहाँ पर तापमान कम रहेगा तो वायुदाब उच्च रहेगा। इसलिए हवा हमेशा, पवनें कैसी चलती है, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, मतलब पवनें ऐसी चलेगी। अपने पवनें हमेशा, ये ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि तापीय संकल्पना। तापीय संकल्पना में सूर्य के तापमान के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में उत्तरायण होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर, तो इस उत्तरी भारत मतलब इस भारत के जो स्तरीय भूभाग है, इस स्तरीय भूभाग के ऊपर तापमान अधिक रहेगा। तापमान अधिक रहने से वायुदाब निम्न रहेगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक रहेगा तो वायुदाब कम, वायुदाब अधिक रहेगा तो तापमान कम, दोनों दूसरे के विपरीत है। अब ग्रीष्म काल के अंदर क्या होता है, इस स्तरीय भूभाग के ऊपर जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है तो स्तरीय भाग के ऊपर तापमान ज्यादा होने के कारण वायुदाब निम्न रहेगा, और उच्च वायुदाब की स्थिति कहाँ बनती है, समुद्री क्षेत्रों में बनती है। समुद्री क्षेत्रों में जब उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है तो यहाँ तापमान कम होगा, तापमान कम हुआ इसलिए यहाँ पर वायुदाब उच्च होगा। इसलिए हवा हमेशा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिससे ग्रीष्मकालीन मानसून की उत्पत्ति होती है। तो तापीय संकल्पना के बारे में हमने विशेष तौर से पढ़ा है। अब कुछ ऐसी नवीन संकल्पना है, उन नवीन संकल्पनाओं के आधार पर हम पढ़ रहे हैं मानसून की उत्पत्ति के प्रमुख संकल्पना को। एक तो तापीय संकल्पना। अब भारत में जो तापीय संकल्पना है, दो तरह का मानसून उत्पन्न होता है, एक तो अरब सागरीय मानसून, एक तो होता है अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून, और एक होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी
का मानसून, ठीक है ना। तो अरब सागरीय मानसून की 3 शाखा होती हैं। तो सबसे पहले एक शाखा तो होती है यहाँ पर पश्चिमी घाट से टकराती है, जहां पर बैंगलोर होती है। एक होती है मुंबई से होती हुई पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में जाती है, नर्मदा ताप्ती घाटों होकर मध्य भारत पे चली जाती है। एक शाखा होती है गोरा गुजरात से प्रवेश करती हुई रावली पर्वत के सारे सारे दिल्ली चली जाती है। और इस बंगाल की खाड़ी के मानसून की एक शाखा मध्य भारत में चली जाती है और एक शाखा इधर उत्तरी पूर्व की जो पहाड़ियां हैं उसकी तरफ चली जाती है। तो इस तरह भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। तो तार्किक संकल्पना तो हमने ये पढ़ा है। अब जेट स्ट्रीम संकल्पना, जेट स्ट्रीम संकल्पना ये सिद्धांत किसने दिया है? येस्ट ने दिया है। अब जेट स्ट्रीम पवन क्या होती है? जेट स्ट्रीम पवन शोभ मंडल के अंदर चलने वाली एक तीव्र गति की पवन होती है। ये मतलब शोभ मंडल में चलती है। कहां चलती है? शोभ मंडल, शोभ मंडल में चलती है और ये 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है और ये धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, एक संकरी पट्टी के रूप में धरातल से 12 किलोमीटर अबव, 12 किलोमीटर अबव चलती है। तो जेट स्ट्रीम पवन क्या होती है? ये भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। अब जेट स्ट्रीम जो पवन होती है ये क्या होती है? मतलब बहुत एक सक्रिय पट्टी के ऊपर शोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है, शोभ सीमा, उसमें प्रभावित होती है। और जेट स्ट्रीम पवन की दो तरीके हैं। एक होता है पूर्वी, मतलब उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन। ये पवन होती है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। और जबकि शीतोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो पवन होती हैं ये उत्तरी पूर्वी मानसून के निर्माण में सहायक होती है। मानसून में सहायक होती है। तो इस तरह क्या होता है कि जो जेट स्ट्रीम पवन होती है इनसे भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत में 2 तरह का वर्षा होती है। एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से, एक उत्तरी पूर्वी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग पूरे भारत में 90% वर्षा होती है। कितने प्रतिशत? लगभग 10% जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन होती है, ये सबसे सहायक पवन होती है। इस पवन के उष्ण पूर्वी जो जेट स्ट्रीम पवन होती है ये दक्षिण पश्चिमी मानसून में सहायक होते हैं। और जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो शीतोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन जो उत्तरी पूर्वी मानसून में सहायक होती है। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो जेट स्ट्रीम पवन होती है ये हमेशा एक सक्रिय पट्टी के रूप में चलती हुई पवन होती है और हेरल के नियम के अनुसार, हेरल के नियम के अनुसार ये दाहिनी ओर मुड़ती है। दाहिनी ओर मुड़कर आगे बढ़ती हुई दक्षिण पश्चिमी मानसून के निर्माण में सहायक हो जाती है। मानसून को आगे बढ़ाने में सक्षम हो जाती है, बढ़ाने में सक्षम होती है। इस तरह ये क्या है, मतलब इसकी ऐसे दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब ये जो शीतोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन है ये उत्तरी पूर्वी मानसून के निर्माण में सहायक होती है। अब उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या होती है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है वो कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। कहां से होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ कहां होते हैं? भूमध्य सागर जो है ना, उस भूमध्य सागर कि भूमध्य सागर से जब एक तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और एक विषुवत के क्षेत्र से, मतलब एक तो उधर तो है जैसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और इधर है विषुवत के क्षेत्र से,
विश्वद्वीपीय क्षेत्र। इधर से तो गर्म हवा आएगी और इधर से ठंडी हवा आएगी। जैसे यहाँ भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर मतलब उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से तो ठंडी पवन आएगी और विश्वद्वीपीय के क्षेत्र से जब गर्म पवन आएगी, दो भिन्न वायु राशियों का, दो भिन्न भिन्न जो तापमान वाली जो वायु राशियां हैं, दोनों का अभिसरण होता है, मिलन होता है। तो अभिसरण होने से यहाँ पर क्या होता है, चक्रवात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चक्रवात उत्पन्न होने से यहाँ पर विक्षोभों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यस, इस तरह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और एक विश्वद्वीपीय क्षेत्र दोनों से हवा आती है विपरीत दिशाओं से। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से जो हवा आती है वो बिल्कुल ठंडी पवन होती है और विश्वद्वीपीय क्षेत्र से जो पवन आती है वो गर्म पवन होती है। दोनों पवनों का अभिसरण होता है भूमध्य सागर में। दोनों जब भूमध्य सागर में अभिसरण होता है तो यहाँ विक्षोभों की स्थिति उत्पन्न होती है। किसकी है? विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब ये चक्रवात हवा के साथ जो आर्द्रता होती है उस आर्द्रता को, तो इस तरह मानसून की उत्पत्ति की जो महत्वपूर्ण समय जो काफी संकल्पना है, एक नवीन संकल्पना। काफी संकल्पना में वैसे बता दिया है और हम पढ़ रहे हैं पछुआ पवन प्रवाह सिद्धांत। मतलब पछुआ पवन का जो प्रवाह है वो मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। और ये पछुआ पवन प्रवाह हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों उत्तरी प्लस दक्षिणी दोनों गोलार्धों में चलती है, दोनों गोलार्धों में चलती है जो मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण सहायक होती है। मतलब 40 डिग्री के ऊपर चलती है उसको गरजती चालीसा कहते हैं। 40 डिग्री जो अक्षांश होता है उस पर चलती है उसको गरजती चालीसा कहते हैं। और 50 डिग्री जो अक्षांश पर चलती है उसको भयंकर पचासा कहते हैं, भयंकर पचासा कहते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश पर चलती उसको चीखती साठा कहते हैं, चीखती साठा कहते हैं। ये पछुआ पवनों के नाम है। मतलब 40 डिग्री अक्षांश पर गरजती चालीसा चलती है और 50 डिग्री पर भयंकर पचासा चलती है और 60 डिग्री पर चीखती साठा चलती है। तो ये पछुआ पवनें भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण सहायक होती हैं। मतलब इसकी आप करेंगे उत्तरी गोलार्ध में इस तरह का एरो और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह का एरो। मतलब उत्तरी गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध में ये इधर वाला नीचे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इधर कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है उत्तर पूर्व की ओर। तो पछुआ पवनों की जो गति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये कंपटीशन आता रहता है। एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो गति होती है कैसी होती है? दक्षिणी गोलार्ध में ये चलती है उत्तर पश्चिम से, ये उत्तर है ऊपर और ये इधर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम से वापस से किस तरफ जा रही है? दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। मतलब इस तरह का आप याद रखोगे तो याद रह जाएगा। ये पछुआ पवन होती है। इस तरह ये जो पछुआ पवन होती है इनका भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति में से एक होती है व्यापारिक पवनें। मतलब पवनें हमेशा मानसून की उत्पत्ति में सहायक होती है। तो ये कुल स्थानीय पवनें नहीं है, ये विश्वव्यापी पवनें हैं। तो इन पवनों का भी महत्वपूर्ण सहयोग होता है। एक व्यापारिक पवन है। ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। मतलब पछुआ पवनों में भी चलती है। पछुआ पवनें चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर और व्यापारिक पवनें चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये चलती है 5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में चलती है। उत्तरी दक्षिणी जो दोनों गोलार्ध है उसमें चलती है। व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इस तरह इनकी जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर पूर्व उत्तर होता है, इधर पूर्व होता है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है इस तरह, ये दक्षिण गोलार्ध इधर जा रहा है। दक्षिण गोलार्ध में होता है दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण है नीचे, इधर पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व से किस तरफ जा रही है? उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। इस तरह ये व्यापारिक पवनें चलती है। तो इन पछुआ पवनों और व्यापारिक पवनों का जो हम पछुआ पवन सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसका महत्व से होता है। एक होता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ये भी जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या होती है? सबसे पहले जेट स्ट्रीम जो पवन होती है ये जेट स्ट्रीम पवन कहाँ चलती है? सौर मंडल, जो सौर मंडल होता है उस सौर मंडल के ऊपरी सीमा में चलती है। ऊपरी सीमा सौर सीमा में चलती है, सौर सीमा में चलती है। मतलब धरातल से 12 किलोमीटर अबव चलती है। धरातल से किससे चलती है?
धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर चलती है, एक संकरित पट्टी के रूप में चलती है। जो वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें जो शोभ मंडल है ना, उस शोभ मंडल की ऊपरी सीमा जो होती है शोभ सीमा उसमें ये चलती है। इसकी गति बहुत तीव्र होती है, 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होती है प्रति घंटा। तो इस तरह ये भारतीय मानसून में सहायक होती है। जेट स्ट्रीम पवन होती है। जेट स्ट्रीम पवन क्या होती है? अब भारत में मानसून होता है दो, एक तो होता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इस दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए जो जेट स्ट्रीम पवन सहायक होती है वो होती है उष्ण, इसके लिए सहायक होती है उष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन। ये पवन दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है, जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है, उस मानसून के निर्माण में सहायक होती है। दूसरा मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून, जो शीत ऋतु में होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, और शीत ऋतु में जो मानसून होता है उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। इसके लिए उपोष्ण पूर्वी, इसमें क्या होता है उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन होती है, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन। और इसके लिए पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन होती है। कौन सी पवन होती है? पश्चिम जेट स्ट्रीम पवन। मतलब दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है, इस मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम पवन सहायक होती है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन होती है। और जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है उसके लिए उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन सहायक होती है। मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून में उत्तरी पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन और उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पवन सहायक होती है। तो ये क्या होती है? ये जेट स्ट्रीम पवन हमेशा भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है उसमें सहायक होता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून में हमेशा ये जो पवन चलती है जेट स्ट्रीम पवन, ये जेट स्ट्रीम पवन में जो व्यापारी पवन होती है ना, ये उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम पवन चलती है। ये जेट स्ट्रीम की जो पवन होती है आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर हिंद महासागर के अंदर एक पूरा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर मानसून की उत्पत्ति स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय क्या होता है, सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है। कैसी होती है उत्तरायण? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के ऊपर सूर्य होता है। तो स्थलीय भाग क्या होता है, गर्म प्रारंभ हो जाते हैं, गर्म होना प्रारंभ हो जाते हैं, तापमान बढ़ने लगता है स्थलीय भागों पर, और समुद्र के अंदर धीरे धीरे तापमान घटने लगता है। स्थलीय भागों के ऊपर जब तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब निम्न होगा, और यहाँ पर तापमान कम होता है तो वायुदाब उच्च हो जाता है। तो धीरे धीरे मानसूनी जो पवन होती है ऐसे मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, मतलब समुद्र से हवा स्थल की ओर चलना प्रारंभ हो जाती है, जिसके कारण मानसून की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो इन मानसूनी पवनों को धक्का देने में जो व्यापारिक पवन होती है वो महत्वपूर्ण सहायक होती है, और जो कछुआ पवन होती है वो भी महत्वपूर्ण सहायक होती है। इसलिए भारत में जो मानसून होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला है अल नीनो सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति का एक अल नीनो सिद्धांत है और एक ला नीनो। मतलब जब अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होती है तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है। अल नीनो से क्या होता है? भारतीय मानसून कमजोर होता है। और ला नीनो की जब परिस्थिति विकसित होती है तो भारतीय मानसून शक्तिशाली होता है, भारतीय मानसून सक्रिय हो जाता है, भारतीय मानसून सक्रिय होता है। भारतीय मानसून कैसा हो जाता है? सक्रिय। अल नीनो से भारतीय मानसून कमजोर होता है, ला नीनो से भारतीय मानसून सक्रिय होता है। अब अल नीनो सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून के ऊपर? जब ये अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होती है, ये दोनों जो एक जलधारा है, अल नीनो गर्म जलधारा है और ला नीनो ठंडी जलधारा। अल नीनो गर्म है, ला नीनो ठंडी है। जब अल नीनो की परिस्थितियां और ला नीनो की परिस्थितियां विकसित होती है, जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर का जो पूर्वी प्रशांत महासागर है वहां पर इसकी परिस्थितियां बनती है पेरू तट के निकट, क्योंकि पेरू तट के निकट जो हुबोल्ट या पेरू जो जलधारा है वो बहती है, ठंडी जलधारा है, वो महासागर के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर ठंडा चलाती है। और जब 25 दिसंबर के आसपास ऐसी परिस्थिति बनती है, 4 या 5 सालों में एक बार बनती है, तो 4-5 सालों में एक बार जब परिस्थिति बनती है तो अल नीनो की परिस्थिति बनती है। जब अल नीनो की परिस्थिति बनती है तो भारतीय मानसून धीरे धीरे कमजोर होना प्रारंभ होता है, क्योंकि जो पेरू या हुबोल्ट जो जलधारा है उसका जल भी धीरे धीरे गर्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो गर्म जो जल होता है महासागरीय जल, वो
हिंद महासागर की तरफ धकेल दिया जाता है और उसमें भारतीय मानसून की उत्पत्तियां होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो जैसे ये अल नीनो का जो गर्म जल है वो कहाँ आएगा, हिंद महासागर की तरफ आएगा। तो हिंद महासागर के समय उसमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून की स्थिति बनती है उसमें ये भारतीय मानसून की परिस्थिति को कमजोर कर देता है। मतलब जो मानसून की स्थिति बनती है ना, मतलब पहले यहाँ पर तापमान कम था, तापमान कम होने से वायदा बन रहा था, लेकिन ये गर्म जल यहाँ आने से तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से यहाँ वायदा कम हो जाता है, तो धीरे धीरे मानसून का धक्का स्थलीय भागों की ओर कम लगना प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण भारत में मानसून देरी से पहुंचता है या निष्क्रिय हो जाता है, जिससे वर्षा नहीं हो पाती है। तो अल नीनो की जब परिस्थिति विकसित होती है तो भारत के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाती है। भारत में काल की स्थिति पैदा हो जाती है अल नीनो से। इसी कारण इसको ये 25 दिसंबर के आसपास बनती है। 25 दिसंबर 4 या 5 वर्ष में एक बार होती है, 4 या 5 वर्ष में एक बार, 4 या 5 वर्ष में एक बार होती है। इसको यीशु का शिशु भी कहते हैं। ईसा का शिशु है, यीशु का शिशु, यीशु का शिशु भी कहते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर के आसपास अल नीनो की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इसको यीशु का शिशु भी कहते हैं। और जब ला नीनो की परिस्थिति विकसित होती है तो भारत के लिए बहुत उपयोगी होती है। ला नीनो की जो परिस्थितियां होती हैं वहां पैदा होती हैं, लेकिन जो पूर्वी जो पश्चिमी अश्विनी धारा होती है ला नीनो की परिस्थिति को आगे तक देने में सहायक हो जाती है। तो ये ठंडी जल पवन होती है और जब यहाँ ये आगे बढ़ती हुई हिंद महासागर में आती है ला नीनो की जो जलवायु होती है, तो यहाँ पर पहली ठंडी होती है तो ये तापमान को बढ़ाएगी नहीं, तो तापमान को घटा देती है। तापमान बढ़ने से यह वायदा ऊंचे हो जाता है और वायदा ऊंचे होने से ये जो पवन होते हैं ये मानसून को धक्का आगे देने में सहायक होते हैं। तो इस तरह अल नीनो और ला नीनो की परिस्थितियां भी भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भारत में जो मानसून होता है, एक तो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में लगभग 90% वर्षा होती है। कितने प्रतिशत है? 90%। और उत्तरी पूर्वी मानसून से मात्र 10% वर्षा होती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून तो हमेशा एक ही संकल्पना है, पश्चिम पवन, जेठ पश्चिम पवन अल नीनो की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले उत्तरी पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है। किसमें होती है? शीतकाल में, ठीक है, और ये ग्रीष्मकाल में होती है। अब उत्तरी पूर्वी मानसून कैसे होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून के लिए सबसे पहले ये है कि ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। पश्चिमी विक्षोभ, इस तरह उत्तरी पूर्वी मानसून जो होता है पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागर के अंदर इन पश्चिमी विक्षोभों की उत्पन्न होती है। क्योंकि भूमध्य सागर में क्यों होती है? एक तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, एक विषुव ध्रुवीय क्षेत्र से जब वायुरसों का अभिसरण होता है, मतलब उत्तरी क्षेत्र से होती है ठंडी पवनें और विषुव ध्रुवीय क्षेत्र से जब गर्म वायुरस आती है तो दोनों का अभिसरण होता है। तो कहाँ होता है? भूमध्य सागर में, मतलब ठंडी और गर्म वायुरस दोनों का मिलन होता है। उनके मिलने के कारण और अभिसरण क्षेत्र की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस अभिसरण से पश्चिमी विक्षोभों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वहां पर चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अवपोषण कटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये चक्रवात हमेशा चक्रवात उठने से कुछ बादल बनते हैं और वह बादल घूमते हुए ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र से प्रारंभ हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। मतलब भारत में जो शीत ऋतु के अंदर वर्षा होती है वो किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और राजस्थान में जो वर्षा होती है उसको मावठ कहते हैं ना। राजस्थान में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। तब शीत ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है वो मावठ होती है। तो इस तरह ये जो उत्तरी पूर्वी जो मानसूनी पवनें होती हैं इनसे जैसे ही ऐसे वर्षा करते, जैसे भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है, इधर से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र, और इधर है विषुव ध्रुवीय क्षेत्र। और इधर से तो आएगी ठंडी पवनें और इधर से आएगी गर्म पवनें। दोनों वायुरसों का अभिसरण होता है भूमध्य सागर में और भूमध्य सागर में यहाँ पर चक्रवात की स्थिति हो जाती है। इन चक्रवातों के कारण विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है, बादल बनना प्रारंभ हो जाता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो भूमध्य सागर, अंड महासागर, इनसे ये अपनी आर्द्रता ग्रहण करते रहते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्थलीय भागों पर वर्षा करते करते उत्तरी पूर्वी भारत में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ये उत्तरी पूर्वी भारत में प्रवेश करेंगे तो ये वर्षा करेंगे। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इस तरह ये बहुत ही उपयोगी होती है। लेकिन
जैसे जैसे ये दक्षिण भारत में जाएंगे तो ये अपनी आर्द्रता को यहाँ समाप्त कर देते हैं। और लेकिन ये जो तमिलनाडु का दक्षिण है यहाँ पर जैसे ही कटराएंगे यहाँ पर तापमान थोड़ा ऊंचा रहता है, इससे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होने से ये जो हवा होती है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनी की, ये वापस उन्हें यहाँ पर आर्द्रता ग्रहण कर लेगी और आर्द्रता ग्रहण करने से यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा करते हैं। इसलिए उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तमिलनाडु के भागों के अंदर वर्षा होती है। इसी तरह अब जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है इनसे पूरे भारत में वर्षा एक समान नहीं होती है, अलग अलग स्थितियों में हो सकती है। सबसे पहले मानसून का जो आगाज होता है वो कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में। कहाँ होता है? अंडमान में। कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज होता है सबसे पहले 25 मई, मतलब 25 मई को सबसे पहले मानसून का आगाज होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज, भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज कहाँ होता है? 25 मई को होता है। वो कहाँ होता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जबकि केरल में नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल में तो 1 जून को होता है। क्या होता है? 1 जून को होता है। इस तरह भारत में जो लगभग 90% वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और ग्रीष्मकाल के अंदर होती है। इसमें होती है ग्रीष्मकाल में। इसके लिए जो उष्ण कटिबंधीय दृष्टिकोण सबसे सहायक सिद्ध होती है। तो सबसे पहले 25 मई के दिन भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। फिर केरल के तट के निकट होता है और फिर मुंबई के यहाँ पर 5 जून, ये 5 जून, फिर आगे 10 जून, यहाँ 15 जून, यहाँ 30 जून और यहाँ है 1 जुलाई और यहाँ 15 जुलाई। तो इस तरह जैसे जैसे समुद्र से स्थल की हो जाएंगे वैसे मानसून के पहुंचने में टाइम लगता है। इसलिए सबसे पहला जो मानसून का प्रारंभ होता है वो अंडमान निकोबार से प्रारंभ होता है। इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में सबसे पहले मानसून की दस्तक कहाँ होती है? तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है, जबकि केरल में नहीं होती। केरल में तो 1 जून को आता है। इस तरह की भारतीय मानसून की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण हुआ है। तो इस तरह ये तापीय संकल्पना और नगर संकल्पना के बारे में हमने विस्तृत तौर से पढ़ा है। तो इससे कुछ क्वेश्चन भी हम बनाते हैं, जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं इससे जिसको आपको जवाब देना है। कुछ क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। एग्जाम क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज कहाँ होता है? कहाँ होता है? ऑप्शन है केरल, मुंबई, कोची और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट तो इसको बताया था कि भारत में सबसे पहले मानसून का आगाज कहाँ होता है? केरल, मुंबई, कोची, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से कौन सा है? दूसरा, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा देश में कहां पर होती है? राज्य है राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है। पश्चिमा पवन की उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी है? मतलब जो पश्चिमा पवन है उत्तरी गोलार्ध में उसकी दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। फिर पश्चिमी विश्व की उत्पत्ति कहां होती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, भूमध्य सागर में और लाल सागर में।
और 5वां ये क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून को, उत्तरी पूर्वी मानसून को, या दोनों को, या कोई नहीं। ये 5वां जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अतः इसके उत्तर को आप कमेंट में दीजिए और इनका सॉल्यूशन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज का जो भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जो वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक यूट्यूब के माध्यम से उनको उनके पास पहुंचाइए और इनको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इनको ज्ञान को बांटिए।